हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, सबसे पहले तो आज की चर्चा को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका LT SST का जो एग्जामिनेशन है 18 अगस्त को आपका फाइनल हो गया है। यानी कि आज ही आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो गए हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। और आप विद्यार्थीगणों के लगातार संदेश आ रहे थे, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आ रहे थे, कुछ बच्चों ने कॉल भी की। उनका कहना यह था कि सर वर्ड हिस्ट्री के रिगार्डिंग कुछ चर्चा अगर एग्जामिनेशन से ठीक पहले हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ठीक है, आज से हम लोग वर्ड हिस्ट्री का डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। और वर्ड हिस्ट्री में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप अननेसेसरी अपने आप को कन्फ्यूज करके ना चले। वर्ड हिस्ट्री में जैसे कि समय काफ़ी कम रह गया है और बिल्कुल ताज़ा जो आपका डिस्कशन है उसको हम आपके सामने, उसका जो प्रेजेंटेशन है हम आपके सामने कर रहे हैं। तो ताज़ा जो आपका डिस्कशन रहेगा उसमें वैल्यूज़ आपके माइंड में ईजिली क्या हो जाएंगी, इस्टेब्लिश हो जाएंगी। और मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि इन फ्यूचर जो भी आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है वहाँ पर वर्ड हिस्ट्री के रिगार्डिंग जो भी आपसे रेस्पेक्टिव क्वेश्चन पुटअप किए जाएँ वो हमारे डिस्कशन से क्या है, कैलकुलेट हो जाए। तो मैं भी आपको यही कहना चाहूँगा कि वर्ड हिस्ट्री के रिगार्डिंग जो भी आपका पार्ट ऑफ द सिलेबस है, जो भी आपके सिलेबस के अंदर के रेस्पेक्टिव वैल्यूज आपको दिखाई पड़ रही है, वहाँ अब आपका खासा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, रेवोल्यूशन ओरिएंटेड आपको बनना है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो उस समय अलग अलग प्रकार की क्रांतियाँ आपको दिखाई पड़ती हैं, जो अलग अलग प्रकार के रेवोल्यूशंस आपको दिखाई पड़ते हैं, आप केवल और केवल रेवोल्यूशंस की ही रेस्पेक्टिव कैलकुलेशन करके चलेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आज हम अमेरिकन रेवोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे तो अमेरिकन रेवोल्यूशन जो आपका होगा पार्ट 1 पार्ट 2 में होगा। यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने दो तरीके से इसको कैटेगराइज किया है। यानी कि हमारा पूरा एफर्ट ये रहेगा कि अमेरिकन रेवोल्यूशन का जो भी आपका कॉन्सेप्चुअल ग्राउंड है वो आपकी ग्रिप में आ जाए और अमेरिकन रेवोल्यूशन का जो आपका फैक्चुअल ग्राउंड है वो भी आपके ग्रिप में रहे। यानी कि अगर अमेरिकन रेवोल्यूशन को आधार बना करके आपकी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो हम सब लोगों का मिलकर के एक ये प्रयास होना चाहिए कि वो जो आपका क्वेश्चन आने वाला है वो केवल डिस्कशन से ही आ जाए। यानी कि आपको अननेसेसरी बर्डन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वर्ड हिस्ट्री, इसको मैंने टाइटल दिया है LT SST विशेष वर्ड हिस्ट्री। और वर्ड हिस्ट्री में जो वेरी फर्स्ट कैलकुलेशन आपकी है, तो वेरी फर्स्ट कैलकुलेशन हम जो लेकर के चलेंगे, अमेरिकन रेवोल्यूशन को हमें यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट करके चलना है। अच्छा, अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम को लेकर के कई बार आपको कन्फ्यूजन्स होते रहते हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कभी भी आप लोग अमेरिकन रेवोल्यूशन को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो अमेरिकन रेवोल्यूशंस में दो प्रकार की जो आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं, लाइक एक को आप क्या कहेंगे, द रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, और सेकेंड वाले को आप क्या कहेंगे, द रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ, है ना, द रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ, जैसे मैंने यह लिख के बताया, द रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कई बार क्या होता है कि टाइम को लेकर के आपको कन्फ्यूजन होते रहते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे बहुत शुरुआत में ही कि अमेरिकन रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड आपको लेकर के चलना है वो 1765 से 1783 आपको लेकर के चलना है। और जो आपका द रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस आपको यहाँ पर दिखाई पड़ा है, इसका जो टाइम पीरियड आप लेकर के चलेंगे 1775 से स्टार्ट होगा और 1783 तक आपको लेकर के चलना है। अब इसमें डिफरेंस कैसे करना है, तो डिफरेंस आपको ये करना है कि जब आप अमेरिकन रेवोल्यूशन का रेफरेंस लेते हैं तो अमेरिकन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है भाई, ये आपका ओवरऑल डेवलपमेंट है। ये आपका क्या रहेगा साथियों, ये रहेगा आपका ओवरऑल डेवलपमेंट है। इसको आप हमेशा कहेंगे ओवरऑल डेवलपमेंट कहेंगे। और ये जो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट है ये किसकी ओर से आपको कैलकुलेट करना है, ये अमेरिकन की ओर से आपको कैलकुलेट करना है। आप किसकी ओर से कैलकुलेट करके चलेंगे, अमेरिकन की ओर, आप अमेरिकन की ओर से आप कैलकुलेट करके चलेंगे। और किसके अगेंस्ट आप कैलकुलेट करके चलेंगे, तो किसके अगेंस्ट आप लोग कैलकुलेट करके चलेंगे, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल। यहाँ पे आपको क्या बताना पड़ेगा, ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल आपको बताना पड़ेगा। यानी कि जब आप अमेरिकन क्रांति का संदर्भ लेंगे, जब आप अमेरिकन रेवोल्यूशन का रेफरेंस लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर आपको ओवरऑल डेवलपमेंट्स आपको दिखाने हैं। ये क्या है, ये आपके ओवरऑल डेवलपमेंट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। और ये जो ओवरऑल डेवलपमेंट्स आपको कैलकुलेट करने होते हैं, किसकी ओर से आपको कैलकुलेट करने होते हैं, अमेरिकन की ओर से कैलकुलेट करने होते हैं।
और अमेरिकन जो है किसके अगेंस्ट जाएंगे, यानी कि अमेरिका पर जो ब्रिटेन का पॉलिटिकल कंट्रोल आपको दिखाई पड़ता है, तो जो आपके अमेरिकन्स हैं वो ब्रिटेन के पॉलिटिकल कंट्रोल के अगेंस्ट सब जाएंगे और जो भी आपके रेस्पेक्टिव डेवलपमेंट्स आपके सामने आते हैं तो उनका जो ओवरऑल ग्राउंड आपको मिलता है वो कहाँ मिलता है, वो आपको अमेरिकन रेवोल्यूशन में आपको दिखाई पड़ता है। अमेरिकन रेवोल्यूशन का टाइम अगर आपके एग्जाम में पुटअप किया जाता है तो अमेरिकन रेवोल्यूशन का टाइम आप 65 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक इसको आप लेकर जाएंगे, 1783 तक आप इसको लेकर के जाएंगे। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि द रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इसका टाइम थोड़ा आपको कंसाइज करना पड़ेगा, यानी कि इसका टाइम आपको थोड़ा संक्षिप्त करके चलना पड़ेगा। और कंसाइज करने का साइंटिफिक वे क्या है, 1775 एडी से 1783 एडी तक आप इसको लेकर के जाएंगे। और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हम इसको कह सकते हैं कि एग्रेसिव ग्राउंड ऑफ अमेरिकन्स, एग्रेसिव ग्राउंड ऑफ अमेरिकन्स, या तो आप इसको ये कहेंगे कि एग्रेसिव ग्राउंड ऑफ अमेरिकन्स कहेंगे, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज आपको दिखाई पड़ेंगी जहाँ अमेरिकन्स में ब्रिटेन के पॉलिटिकल कंट्रोल के अगेंस्ट आपको एग्रेशन मिलेगा, उग्र भावना आपको मिलेगी, तो उसको आप क्या कहेंगे, द रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, एक तरीका हो रहा है कहने का कि इसको ये भी कह सकते हैं कि इट वॉज द पार्ट ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। इसको ऐसे भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि इट वॉज द मेजर पार्ट ऑफ, आप ऐसे कह सकते हैं इट वॉज द मेजर पार्ट ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो कई बार जो टाइम को लेकर के आपको कन्फ्यूजन होता रहता है, तो टाइम को लेकर के आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने दो प्रकार की जो आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपके सामने रखी और उनके बीच आपको मैंने सिखाने की कोशिश की है कि आप डिफरेंशिएट कैसे करके चलेंगे। तो डिफरेंशिएट करने का एक वेरी कन्वीनियंट वे हमने आपको दिया है, इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ना तो आप कभी टाइम में फंसेंगे और अगर वो अननेसेसरी आपको लैंग्वेज ओरिएंटेड बना करके कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा स्टार्टिंग में ही, तो आप अपने आप को अननेसेसरी कंफ्यूज करके नहीं चलेंगे। तो एक चीज़ तो शुरुआत में आप ये बना के चलेंगे। अगली बातें देखिए, यहाँ पर आपको क्या इस्टेब्लिश करनी है, एक एक बात देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको अपने आप को क्या आगे बढ़ाना पड़ेगा और बहुत ही थ्रोली आपको डिस्कशन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आप अपने आप को एश्योर करके चलेंगे कि रेवोल्यूशंस जो हैं ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाएगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन आपके 2 पूछे जाते हैं या क्वेश्चन आपके 3 पूछे जाते हैं, है ना। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन जितने भी आए हमको एफर्ट ये लगाना है कि वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं हमारी क्लास से ही आ जाएं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डन। अब सबसे पहले जब आप देखिए अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग आपको लेना पड़ेगा एक रेफरेंस। आपको क्या लेना पड़ेगा, एक रेफरेंस आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और मेरे प्यारे साथी, रेफरेंस किसका लेंगे, ज्योग्राफिकल रीजन का लेकर के चलेंगे। ज्योग्राफिकल रीजन का आप लोग क्या लेकर के चलेंगे, रेफरेंस लेकर के चलेंगे। ओके। और देखो, जब आप ज्योग्राफिकल रीजन का रेफरेंस लेकर के चलेंगे तो आपका मेन फोकस कहाँ होना चाहिए, आपका मेन फोकस होगा कहाँ पर, मॉडर्न नॉर्थ अमेरिका की ओर। आपका जो मेन फोकस आना चाहिए, तो आपका मेन फोकस कहाँ पर आना चाहिए, तो आप कहेंगे कि जो मॉडर्न नॉर्थ अमेरिका आपको दिखाई पड़ता है, मॉडर्न नॉर्थ अमेरिका। अब ये जो आपका मॉडर्न नॉर्थ अमेरिका है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 3 तरीके से डिवाइड कर देते हैं। एक सेक्शन तो मान लीजिए हमने ये लिया, और एक सेक्शन मान लीजिए हमने क्या लिया, नीचे यहाँ पर लिया, और एक सेक्शन मान लीजिए हमने कहाँ पर लिया, एक सेक्शन मान लीजिए हमने कहाँ पर लिया, ये इस तरीके से लिया। तो जो आपका मॉडर्न नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ पर जो आपका एक समय था, जिस समय को हम क्या कहेंगे कि जो आपका एक कॉलोनियल पीरियड आपको दिखाई पड़ता है, जो उसमें आपको कैलकुलेशन करके चलनी है। तो यहाँ पर जो मेजर पार्ट है, सबसे बड़ा जो पार्ट था आपका, तो सबसे बड़ा पार्ट जो नॉर्थ अमेरिका का आपको दिखाई पड़ेगा, वहाँ पर आपको फ्रांस को कैलकुलेट करना है। यानी कि यहाँ पर फ्रांस ने अपनी जो कॉलोनीज हैं, अपने जो उपनिवेश हैं, वो बना रखे हैं। ये जो नीचे वाला सेक्शन हमने आपके सामने बनाया, तो यहाँ पर स्पेन की आपको क्या मिलेंगी, यहाँ पर स्पेन की आप क्या दिखा के चलेंगे साथियों, यहाँ पर स्पेन की कॉलोनीज आप लोग दिखा करके चलेंगे। और ये जो सेक्शन हम बना रहे हैं यहाँ पर, ये वाला जो आपका सेक्शन है नॉर्थ अमेरिका का, यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ेंगी, यहाँ पर वर्चुअली हम कहेंगे,
वर्चुअली हम लेके चलेंगे। वर्चुअली का मतलब क्या होता है, लगभग हम लेकर के चलेंगे। और वर्चुअली आपको क्या दिखाना है, 13 कॉलोनीज आपको दिखानी है। कितनी दिखानी है, 13 कॉलोनीज आपको दिखानी है। और ये जो आपके 13 कॉलोनीज हैं, इनके साथ आप किसको जोड़ के चलेंगे, ब्रिटेन को आप जोड़ के चलेंगे। तो मेरा ये बताने का मेन पर्पज यहाँ पे ये है कि जब आप अमेरिकन रेवोल्यूशन के ग्राउंड को कैलकुलेट करने की बात करेंगे, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन का जो ग्राउंड आप कैलकुलेट करते हैं, उसमें ज्योग्राफिकल रेफरेंस आपको कौन सा उठाना है। तो ज्योग्राफिकल रेफरेंस जो आप उठा के चलेंगे, ये वाला आप उठा के चलेंगे। क्योंकि जो आपका मॉडर्न नॉर्थ अमेरिका है, मॉडर्न नॉर्थ अमेरिका जो आपको दिखाई पड़ेगा, उसका जो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफिकल रीजन जो आपको दिखाई पड़ेगा, वहां पर किसकी कॉलोनीज हैं, वहां पर कॉलोनीज लेने के, है ना, किसकी होंगी, फ्रांस की होंगी। नीचे क्या होगा, आपका स्पेन की कॉलोनीज आपको दिखाई पड़ेंगी। लेकिन अमेरिकन रेवोल्यूशन का जो भौगोलिक क्षेत्र बनेगा, वो कौन सा वाला बनेगा, वो ये वाला बनेगा, जहां पर आप ब्रिटेन को दिखा पा रहे हैं। और ब्रिटेन ने वर्चुअली लगभग यहां पर क्या है, 13 कॉलोनीज अपनी क्या है, इस्टेब्लिश उस समय की हुई है। तो ये जो आपके 13 कॉलोनीज हैं, ये क्या चाहते हैं, इनकी इच्छा क्या है, ये चाहते हैं, आप कह सकते हैं फ्रीडम चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। और फ्रीडम के रिगार्डिंग आप क्या कहेंगे, फिर वही बात आपको कहना पड़ेगा, अगेंस्ट विच, ये किसके विरुद्ध फ्रीडम चाहते हैं, अगेंस्ट विच, ये किसके विरुद्ध फ्रीडम चाहते हैं। तो आप क्या कहेंगे, पॉलिटिकल डोमिनियन ऑफ ब्रिटेन। तो ज्योग्राफिकल रेफरेंस भी आपको लेना आना चाहिए। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट यहां से बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्या अपनी आपको कैलकुलेशन करके चलनी है। तो दो चीजें यहां तक मैंने आपको बता दी हैं कि अमेरिकन रेवोल्यूशन और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या बेसिक डिफरेंस आप लेकर के चलेंगे, टाइम जोन आप किस प्रकार से कैलकुलेट करके चलेंगे, और अमेरिकन रेवोल्यूशन का जो भी आपका रेस्पेक्टिव ज्योग्राफिकल ग्राउंड है, अमेरिकन रेवोल्यूशन का जो भी आपका रेस्पेक्टिव ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है, उसके बारे में भी क्या है, आपको ये कैलकुलेशन करके चलनी पड़ेगी। एक बात हम लोग यहीं पर जोड़ लेते हैं, हमको लगता है कि ये क्वेश्चन जनरली आपसे पुटअप किया जा सकता है, ठीक है, कि अगर आप अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो आपको रेफरेंस एक और लेना पड़ेगा शुरुआत में ही, और इस रेफरेंस को हम लोग यहीं पर एडअप करके चलते हैं। कि रेफरेंस का मतलब क्या होगा कि जिस समय अमेरिकन रेवोल्यूशन आपको दिखाई पड़ रहा है, उस समय ब्रिटिश क्राउन कौन है। जिस समय आपको अमेरिकन रेवोल्यूशन दिखाई पड़ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, तो उस समय ब्रिटिश क्राउन कौन है। तो ब्रिटिश क्राउन के रिगार्डिंग जो आपकी कैलकुलेशन होंगी, वो होंगी किंग जॉर्ज III। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, किंग जॉर्ज III। और हम इनका टाइम पीरियड भी आपको देना चाहेंगे। इनका टाइम पीरियड आप लेके चलेंगे 1760 AD से स्टार्ट होगा और 1820 AD तक जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल कई बार बनता है, वो आपसे क्वेश्चन ये पुटअप करेगा कि हु वाज द ब्रिटिश क्राउन ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन, योर आंसर शुड बी किंग जॉर्ज III, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमने इसको जोड़ के आपको बता दिया है, और ज्योग्राफिकल रेफरेंस आप किस प्रकार से लेकर के चलेंगे, वो सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने का पैटर्न क्या होगा, आगे बढ़ने का पैटर्न ये होगा कि जब आप किसी भी रेवोल्यूशन के ग्राउंड को कैलकुलेट करने की बात करते हैं, है ना, रेवोल्यूशन के ग्राउंड को जब आप कैलकुलेट करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको बताने पड़ेंगे रीजन सब, यानी कि कारण आप कौन कौन से लेके चलने वाले हैं, जिन्होंने अमेरिकन क्रांति का जनरेशन कराया, या जो अमेरिकन क्रांति के उद्भव के संदर्भ में क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी साइंटिफिक है। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्या होगा, जनरेट होगा। और अमेरिकन रेवोल्यूशन को कैलकुलेट करना आपके लिए क्या हो जाएगा, टच एंड गो वाली बात हो जाएगी। और वही पर्पस क्या है, हमारी क्लास का है भी। तो मान लीजिए मैंने आपके सामने क्या लिखा, एक एक करके उठा लेंगे हम। मान लीजिए हमने आपके सामने क्या स्टैब्लिश किया, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ओके। और अमेरिकन रेवोल्यूशन का अगर आपको बताना है जनरेशन, उद्भव कैसे हुआ, जनरेशन यानी कि उद्भव कैसे हुआ। अब देखो, जब उद्भव हुआ है तो आपको रीजन्स तो बताने पड़ेंगे। अगर उद्भव हुआ है तो आपको रीजन्स तो बताने पड़ेंगे। और जो आपके रीजन्स हैं आप उनको कैटेगराइज करके चलेंगे। 3 तरीके से आप क्या है, इनको कैलकुलेट करके चलेंगे या कैटेगराइज करके चलेंगे। एक ग्राउंड आपको जोड़ना पड़ेगा
एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट जिसको हिंदी में आप कहते हैं प्रबोधन, जिसको हिंदी में आप लोग क्या कहते हैं साथियों, प्रबोधन कहते हैं। एक ग्राउंड आप लेकर के चलेंगे पॉलिटिकल, कि पॉलिटिकल रीजन आपको किस प्रकार से मिलेंगे, और एक आप क्या लेकर चलेंगे इकोनॉमिकल, यानी कि आर्थिक कारण क्या है, आप लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करके चलने वाले हो। ओके, तो सबसे पहले रफली हम बहुत ज़्यादा ग्रेविटी के साथ कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जितना हमारे लिए ज़रूरी है हम उतनी ही कैलकुलेशन क्या है यहाँ पर करके चलने वाले हैं। ओके, डन। देखो एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होगा कि अगर आप एनलाइटनमेंट की बात करोगे तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें एक तरफ आप क्या इस्टेब्लिश करेंगे, पीपल्स यानी कि लोग, और एक तरफ आप किसको इस्टेब्लिश करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन निकाल के दिखाएंगे हम, वो क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पुटअप किया जाता है। एक तरफ आप किसको इस्टेब्लिश करेंगे, थिंकर्स को, किसको, थिंकर्स को। अब देखिए यहां पर जो आपके पीपल्स हैं, जब आप एनलाइटनमेंट की बात करोगे, प्रबोधन की बात करोगे, तो हम कह सकते हैं कि जो पीपल्स हैं दे स्टार्टेड to asking questions, regarding their rights, यानी कि जो आपका प्रबोधन है, जो आपका एनलाइटनमेंट है, उसको अगर आप अमेरिकन्स के साथ जोड़ने की बात करोगे, अमेरिका के लोगों के साथ अगर आप जोड़ने की बात करोगे, तो उसका मतलब क्या होगा, एक प्रकार की जागरूकता, एक प्रकार की अवेयरनेस। और ये जो एक प्रकार की जागरूकता है, एक प्रकार की जो आपकी अवेयरनेस है, इसका मतलब क्या होगा कि अमेरिकन्स क्या करेंगे, अंडर द लाइट ऑफ एनलाइटनमेंट वो क्वेश्चन पुटअप करना स्टार्ट करेंगे। और वो जो क्वेश्चन पुटअप करना स्टार्ट करेंगे, अपने अधिकारों के बारे में क्या है, क्वेश्चन पुटअप करना स्टार्ट करेंगे। दे स्टार्टेड टू आस्किंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू देयर राइट, या रिगार्डिंग देयर राइट। अब यहां पे जो हमने बनाए थिंकर्स को क्या देना पड़ेगा, थिंकर्स को क्या करना पड़ेगा, रिप्लाई करना पड़ेगा। थिंकर्स को क्या करना पड़ेगा, थिंकर्स को रिप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप थिंकर्स को रिप्लाई करके चलेंगे तो यहां एक नाम आपको इस्टेब्लिश करके चलना पड़ेगा, जॉन लॉक। ये नाम आप अपने माइंड से बाहर नहीं होने देंगे। यानी कि जो आपकी जॉन लॉक हैं, जॉन लॉक के जो आपके आइडियाज हैं, जॉन लॉक के जो आपके आइडियाज हैं, हालांकि ये क्या है, ब्रिटिशर्स हैं, लेकिन इनके जो आइडियाज हैं वो इन्फ्लुएंस्ड करके चलते हैं। वो क्या है, इन्फ्लुएंस्ड करके चलते हैं, यानी कि प्रभावित करके चलते हैं। और किसको करके चलते हैं, टू द अमेरिकन्स। किसको करके चलते हैं, टू द अमेरिकन्स। यानी कि ये एक ऐसे विद्वान के रूप में बन के आते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि अमेरिकन क्रांति के ग्राउंड पर ऐसा कौन सा थिंकर आप लोग कैलकुलेट करके चलेंगे जिनके आइडियाज से क्या है, अमेरिकन क्रांति के ही कॉन्टेक्स्ट में क्या है, काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। और इन्होंने एक सेंटेंस का बार बार इस्तेमाल किया है ना, ये सेंटेंस आपसे पुटअप किया जाएगा। ये कहते थे कि पावर कम्स फ्रॉम पीपल। यानी कि ये जो सेंटेंस हम दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि पावर कम्स फ्रॉम पीपल, तो इस सेंटेंस से अमेरिकन काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो एनलाइटनमेंट का रोल आपको ये जोड़ के दिखाना पड़ेगा, प्रबोधन की भूमिका आपको ये जोड़ के यहां पे दिखानी पड़ेगी। मैं केवल एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बातें आपसे कर रहा हूं, जो आपसे पुटअप किया जा सकता है उस ग्राउंड को मैं आपके सामने यहां पर स्टैब्लिश करके चल रहा हूं। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होगा, पीपल्स क्या है, अपने अधिकारों के बारे में सवाल जवाब करना प्रारंभ करेंगे। थिंकर्स की भूमिका आप दिखाएंगे, बहुत सारे थिंकर्स आपको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मेजरली जो आपको यहां पर एग्जामिनेशन ओरिएंटेड आपको ग्राउंड बनाना है, तो आप जॉन लॉक की ओर से बात करेंगे और ये बताएंगे कि जॉन लॉक हालांकि ब्रिटिशर्स हैं, लेकिन इनके जो आपके आइडियाज हैं, इनके विचारों ने, इनके जो आइडियाज आपको मिलेंगे, उन्होंने इन्फ्लुएंस्ड किया, बहुत गहराई में जाकर के प्रभावित किया। किसको प्रभावित किया, अमेरिकन्स को किया, रिगार्डिंग टू द जनरेशन ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। और इनका जो फेमस कोटेशन है, जो फेमस सेंटेंस है, जिससे अमेरिकन्स काफी ज्यादा क्या हुआ, प्रभावित हुए, तो उसको आप क्या कहेंगे कि पावर कम्स फ्रॉम पीपल। इस सेंटेंस के रोल आपको यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में ही साथ ही जोड़ करके दिखाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी। ठीक है, मैं केवल वही चीजें आपके सामने स्टैब्लिश कर रहा हूं जो चीजें आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है।
और उन्हीं पे हमें क्या है चर्चा करनी भी है। ओके, तो जो आपका रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ एनलाइटनमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा दाएं बाएं की कैलकुलेशन करने की आपको कोई नीड नहीं है। आपको जो पकड़ना था, आपको जॉन लॉक के बारे में चर्चा कर लेनी थी। अगर आप जॉन लॉक को यहाँ पर जोड़ के चल पा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपने अपना एक सवाल पक्का कर लिया है, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन क्या है कई बार आपके एग्जामिनेशन में क्या है आती रहती है। ओके, अब हम बात करेंगे कि राजनीतिक कारण आप लोग किस प्रकार से दिखा पाओगे। देखिए, आइए बनाते हैं। यानी कि अगर हम पॉलिटिकल रीजन्स की बात करें, पॉलिटिकल रीजन्स की अगर हम लोग बात करें, तो जब आप साथियों पॉलिटिकल रीजन्स की बात करेंगे तो अगेन क्या लेना पड़ेगा, अगेन आपको एक जियोग्राफिकल रेफरेंस यहां पे लेना पड़ेगा। नॉर्थ अमेरिका, जो आपका मॉडर्न नॉर्थ अमेरिका है, उसका जियोग्राफिकल रेफरेंस आप बिल्कुल इसी तरीके से लेकर के चलेंगे जो हम आपको सिखा रहे हैं। ओके, ये तो देखो यहां पर है कौन, ब्रिटेन। यानी कि यहां पर जो आपके कॉलोनीज हैं वो किसकी हैं, ब्रिटेन की हैं। यहां पर मान लीजिए, अगेन फिर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर वर्चुअली क्या है 13 कॉलोनीज आपको दिखाई पड़ेंगी, और ये जो आपको 13 कॉलोनीज यहां पर आपको दिखाई पड़ेंगी, इन पर जो कंट्रोल है, इन पर कंट्रोल किसका है, ब्रिटेन का कंट्रोल आपको लेकर के चल रहा है। तो देखो साथियों यहां पर कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। ये जो आपके 13 कॉलोनीज हैं, है ना, फॉर एवरी कॉलोनी लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव क्रिएटेड। यानी कि प्रत्येक कॉलोनी के लिए विधायिका का भी गठन हुआ है और प्रत्येक कॉलोनी के लिए क्या है कार्यपालिका का भी गठन हुआ है। एक ग्राउंड और आप जोड़ के दिखाएंगे, यहां पर क्या होगा, फॉर एवरी कॉलोनी अ गवर्नर was appointed by ब्रिटिश क्राउन, यानी कि प्रत्येक कॉलोनी के लिए क्या है ब्रिटिश क्राउन की ओर से गवर्नर क्या है अपॉइंट होता था उस समय। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक कॉलोनी के पास अपनी विधायिका भी है और प्रत्येक कॉलोनी के पास क्या अपनी कार्यपालिका भी है, और प्रत्येक कॉलोनी का जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो इजीली कैरी फॉरवर्ड हो जाए, इसके लिए एक गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। लेकिन गवर्नर अपॉइंट कौन करता है, ब्रिटिश क्राउन करता है। अब यहाँ पर अमेरिकन के जो आपके कंसर्न्स हैं आप उनको एडअप करके चलेंगे। तो अमेरिकन के जो आपके कंसर्न यहाँ पर बनेंगे, मैं आपको प्यार से समझाता हूँ। अमेरिकन की डिमांड ये है कि भैया देखिए ऐसा है कि जो आपका लेजिस्लेचर है और जो आपका क्या है एग्जीक्यूटिव है, तो लेजिस्लेचर में और एग्जीक्यूटिव में, है ना, Why Americans did not have any right regarding to participation, यानी कि अमेरिकन्स का मेजर कंसर्न यहाँ पे क्या रहेगा कि भैया आपने हमारे लिए विधायिका का क्रिएशन किया, आपने हमारे लिए एग्जीक्यूटिव का क्रिएशन किया, बट जो मामला विधायिका का है और जो मामला कार्यपालिका का है उसमें आपने हमको पार्टिसिपेशन दिया ही नहीं। और दूसरा मेजर कंसर्न ये रहेगा कि भैया आप हमें ये तो एश्योर करा रहे हैं कि प्रत्येक कॉलोनी के लिए आपने एक गवर्नर को अपॉइंट करवा दिया है, बट गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो किसकी ओर से होता है, ब्रिटिश क्राउन की ओर से होता है। यानी कि जो आपका राजनीतिक ग्राउंड बनेगा, यानी कि जो आपका पॉलिटिकल रीजन यहाँ पे आप कैलकुलेट करके चलेंगे, तो उसमें अमेरिकन का जो मेजर कंसर्न बनेगा वो असल में अपना लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में क्या है पार्टिसिपेशन भी चाहते हैं, और वो लगातार इस बात को क्रिटिसाइज भी करके चल रहे हैं, वो लगातार इस बात की आलोचना भी करके चल रहे हैं कि भैया जो गवर्नर आपने हमारे सर पे बैठा दिया है, इस गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है उसमें भी हमारी कोई भूमिका नहीं है, उसमें भी हमारा कोई रोल नहीं है। यानी कि इस गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो ब्रिटिश क्राउन की ओर से क्या है हो रहा है।
तो अमेरिकन रेवोल्यूशन का जो आपका जनरेटिंग ग्राउंड होगा उसमें जो पॉलिटिकल रीजन आप लोग लेकर के चलेंगे, तो ये चर्चा अगर आप करके चलेंगे तो आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे बिल्डअप होगा। और अगर वो रीजन पे बात करेगा तो रीजन पे जो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिलेगा वो यहीं से आपको क्या इजीली सवाल मिल भी जाएगा। तो ये भी आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बस क्या है कि मेरा मेन फोकस ये कि स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ेंगे आगे, और जो भी आपके रेस्पेक्टिव फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे देखिए अब अपने आप ही क्या है इंक्लूड होते रहेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब अमेरिकन रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग आपको बताना पड़ेगा कि जो जनरेशन हुआ उसका इकोनॉमिक रीजन क्या है, यानी कि आर्थिक कारण क्या है। इकोनॉमिक रीजन क्या है, दैट मीन्स आर्थिक कारण क्या है। तो जब आप इकोनॉमिक रीजन बनाने की बात करेंगे, आर्थिक कारण बनाने की बात करेंगे, तो 13 कॉलोनीज क्या हैं, इनको आप कैसे कैलकुलेट करो एज अ रिसोर्सेज। इनको आप कैसे कैलकुलेट करो एज अ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों के रूप में। और इन संसाधनों पर आप क्या दिखाओ, पॉलिटिकल कंट्रोल आप दिखाओ। और इन संसाधनों पर जो आपका पॉलिटिकल कंट्रोल होगा वो आप किसका दिखा के चलेंगे, ब्रिटेन का आप दिखा करके चलेंगे। किनका, ब्रिटेन का आप दिखा करके चलेंगे। तो ये जो आपके रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज का यूज हो रहा है, इन रिसोर्सेज का यूज हो रहा है, लेकिन यूज होने के बाद जो आपका फिजिकल बेनिफिट है, जो आपका फिजिकल बेनिफिट है वो किसको है, वो है टू द ब्रिटिशर्स। किसको मिलता है, अंग्रेजों को मिलता है ना। जैसे हमारे यहाँ पर हम धन की निकासी का सिद्धांत पढ़ते हैं ना, जो दादा भाई नौरोजी ने आपके सामने रखा था। तो जो हमारे यहाँ धन की निकासी का सिद्धांत है वही आप कैलकुलेट कर सकते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन में, जो आपका इकोनॉमिक रीजन बनेगा, जो आपका आर्थिक कारण बनेगा। यानी कि 13 जो आपके कॉलोनीज हैं, तो 13 कॉलोनीज को एज अ रिसोर्सेस आप दिखाएंगे, और इन रिसोर्सेस पर पॉलिटिकल कंट्रोल आप किसका दिखाएंगे, ब्रिटेन का दिखाएंगे। और जब इन रिसोर्सेस पर पॉलिटिकल कंट्रोल आप ब्रिटेन का लेकर के चलेंगे तो ब्रिटेन अपने हिसाब से इन रिसोर्सेस का यूज करेगा या मिसयूज करेगा, या इनका क्या करेगा, एक्सप्लॉयटेशन करेगा, शोषण करके चलेगा। तो कुल मिलाकर के संसाधनों का दोहन या प्रयोग होने के बाद जो भी फिजिकल बेनिफिट बाहर निकलेंगे वो डायरेक्टली किसको हेल्प करेंगे, वो अंग्रेजों को हेल्प कर रहे हैं। यानी कि अमेरिकन का कहना यह है कि संसाधन हमारे, कंट्रोल आपका हमने एक्सेप्ट किया, लेकिन आप हमारे संसाधनों का यूज या मिसयूज जो भी कर रहे हैं उसका जो भी फिजिकल आउटपुट बाहर निकलता है उसका बेनिफिट हमें क्यों नहीं, उसका बेनिफिट क्या हमें क्यों नहीं। तो कुल मिलाकर के जो आपका अमेरिकन रेवोल्यूशन का जनरेशन हुआ उसमें 3 प्रकार के रीजन्स आपको कैलकुलेट करके चलने पड़ते हैं। द रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ एनलाइटनमेंट, पॉलिटिकल ग्राउंड आप लोग कैलकुलेट करके चलेंगे, और इकोनॉमिकल ग्राउंड भी क्या है आप लोग कैलकुलेट करके चलेंगे। ये कंसेंस तो आपको दिखा करके चलने हैं, क्योंकि यहाँ से आपका हल्का सा क्या बन जाता है, कॉन्सेप्ट आपका बन जाता है। यहाँ तक फिर किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं रहती है। अब देखिए, अब कुछ नया है, अब एकदम नया है। अब ये जो आपका एकदम नया है ना, ये आपको क्वेश्चन देगा। पहली बात तो ये है, रीजन्स तो आपने दिखा दिए हैं, लेकिन जो आप कुछ नया मैं आपके सामने इस्टेब्लिश कर रहा हूं, इससे डायरेक्ट आपके क्या है क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, सीधे सवाल पुटअप किए जाते हैं। जैसे हम एक हेडिंग बना लेते हैं, इनको आप कहेंगे नेविगेशन, नेविगेशन एक्स। क्या कहेंगे, नेविगेशन एक्स कहेंगे। और इनको आप 3 तरीके से लेकर के चलेंगे, 1651 AD, 1660 AD and 1663 AD। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें कहा गया है 1651 में एक नियम यह बनाया गया कि यूज ऑफ ओनली ब्रिटिश शिप फॉर ट्रेड। यानी कि वहां पर नियम यह बनाया गया कि अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, समझो बात को, अगर आप व्यापार करना चाहते हो तो व्यापार जब आप करने की बात करेंगे तो आप केवल हमारे ही जहाज का इस्तेमाल करेंगे।
साफ साफ मैंने लिख के आपको बताया है कि यूज ऑफ ओनली ब्रिटिश शिप फॉर ट्रेड। अगर आपको व्यापार करना है तो व्यापार करने के रिगार्डिंग आपको हमारी ही शिप को हायर करना पड़ेगा, और जब आपको हमारी ही शिप को हायर करना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और आपको अगर पे करना पड़ेगा तो हम कह सकते हैं कि क्या है, यह है आपका मीन्स ऑफ इनकम। मीन्स ऑफ क्या है, आपका इनकम है। बाउंडेशन बना दी गई है कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो जब आप ट्रेड करने की बात करेंगे तो पहली बाउंडेशन तो ये है कि आप हमारे ही शिप का इस्तेमाल करेंगे, और जब आप हमारे शिप का इस्तेमाल करके चलेंगे इन रिटर्न आपको पे करना पड़ेगा। और जब इन रिटर्न पे करने की बात है तो हम कहेंगे कि मीन्स ऑफ इनकम किसकी, अंग्रेजों की आमदनी का क्या है, एक साधन बन गया है। इसमें कुछ बातें हैं, इसमें जैसे 1660 में क्या कहा गया कि मान लीजिए आपने शुगर की बात की, मान लीजिए आपने किसकी बात की, कॉटन की आपने बात की, ओके। मान लीजिए आपने किसकी बात की, इंडिगो की बात आपने की। आपका शुगर हो गया, आपका कॉटन हो गया, आपका इंडिगो हो गया, आपका क्या हो गया, टोबैको हो गया। आपका क्या हो गया, टोबैको हो गया। तो शुगर, कॉटन, इंडिगो, टोबैको, इनके बारे में नियम क्या बनाया गया, इनके बारे में नियम ये बनाया गया कि टू बी सोल्ड ओनली टू इंग्लैंड, यानी कि अमेरिका में जो आपका शुगर का उत्पादन होगा, या कॉटन का जो आपका उत्पादन होगा, या इंडिगो नील का जो आपका उत्पादन होगा, या जो टोबैको का उत्पादन होगा, तो ये सारा जो उत्पादन है कैश क्रॉप्स हैं सारी की सारी। इससे इनकम काफ़ी ज़्यादा उस समय हुआ करती थी। तो ये जो आपके कैश क्रॉप आपके सामने, इनके बारे में 1660 में नियम ये बनाया गया कि भैया आप इनको जो सेल आउट करेंगे वो केवल इंग्लैंड के लिए करेंगे, यानी कि आप इनको लेकर के इंडिया के मार्केट में आप नहीं जा पाएंगे, आप चाइना के मार्केट में आप नहीं जा पाएंगे, आप फ्रांस के मार्केट में नहीं जा पाएंगे, आप स्पेन के मार्केट में नहीं जा पाएंगे, आप पुर्तगाल के मार्केट में नहीं जा पाएंगे। यानी कि उत्पादन तो आप यहाँ पे होगा, लेकिन सेल आउट आप किसके लिए करेंगे, इंग्लैंड के लिए करेंगे, क्योंकि कैश क्रॉप है और इंग्लैंड चाहता है कि ये जो कैश क्रॉप हैं इनके रिगार्डिंग हमारी क्या बनी रहे, ट्रेडिंग पैरामाउंटेसी, क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स में इनको सेल आउट करने के बाद क्या है, एक बहुत बड़ा मुनाफा आपको क्या है होता है। तो ये नियम कब बनाया गया, ये नियम आपका क्या बनाया गया, 1660 में बनाया गया। 1663 में सातवां नियम ये बनाया गया जिसको ये कहा जाता है कि ट्रेड टू कॉलोनीज वाया इंग्लैंड, ट्रेड टू कॉलोनीज वाया इंग्लैंड, है ना। यानी कि इसको हम ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए आपने क्या कहा, आपने क्या कहा इंडिया, और इंडिया से अगर हम एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं, इंडिया से अगर हम साथियों क्या कराना चाहते हैं, एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं, और एक्सपोर्ट हम क्या कराना चाहते हैं, टी कराना चाहते हैं मान लीजिए। और टी हम जो हम एक्सपोर्ट कराएंगे किसके लिए कराएंगे, मान लीजिए हमने कहा कि अमेरिका के लिए कराएंगे, क्योंकि टी का एग्जाम्पल मैंने इस नाते लिया है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे बनेगा भी आगे चल के। तो अमेरिका में अगर आप एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं किसका, टी का, तो आपको क्या कराना पड़ेगा, वाया इंग्लैंड कराना पड़ेगा, वाया इंग्लैंड आपको कराना पड़ेगा। यानी कि भारत से चाय पहले कहाँ पे जाएगी, इंग्लैंड जाएगी। इंग्लैंड में क्या होगा, जो जहाज हो क्या होगा, अनलोडेड होगा। उसके बाद में आप चाय पर क्या लगाएंगे, अदर टाइप्स के आप टैक्सेस थोपेंगे, चाय की कीमत को क्या है आप बढ़ाने की बात करेंगे, और देन आफ्टर आप उसको कहाँ लेके जाएंगे, अमेरिका के मार्केट में लेकर के जाएंगे। तो साफ साफ ये कहा गया कि अमेरिका में जो हमारी 13 कॉलोनीज हैं, है ना, उनके अंदर उनके साथ अगर कोई भी ट्रेड होगा तो आप डायरेक्ट किसी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, यानी कि आपको इंग्लैंड को इन्वॉल्व करके चलना ही पड़ेगा। अगर भारत से आपको चाय लेके जानी है अमेरिका की ओर, तो भारत से आप चाय अमेरिका की ओर डायरेक्टली लेकर के नहीं जाएंगे, पहले जहाज इंग्लैंड जाएगा, वहां पर अनलोड होगा, दुनिया भर के टैक्सेस आप थोपोगे, चाय के रेट को आप बढ़ाने की बात करोगे, देन आफ्टर शोषण किसका होगा, अमेरिकन का होगा। इनको कहा जाता है, ये कुछ अनपॉपुलर, इनको क्या कहा जाता है, वेरी अनपॉपुलर नेविगेशन एक्ट्स आपको दिखाई पड़ते हैं। 1651 में आप लेके चलेंगे, 1660 में आप लेके चलेंगे, 1663 में आप लेकर के चलेंगे, और इनकी कैलकुलेशन इस तरीके से आपको करके चलनी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फैक्चुअल ग्राउंड। यहां पे कई बार आपसे क्या हो जाता है, डिस्कशन आपका हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो आपको यहां पे उठाना है, आइए उस पर डिस्कशन कर लेते हैं।
तो जो आपका नेक्स्ट स्टेप बनेगा, इसके टाइम को लेकर के कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन हम उसको सॉर्ट आउट करके चलेंगे। इसको कहा जाता है 7 ईयर्स ऑफ वार। मेरे साथी क्या कहेंगे? 7 ईयर्स ऑफ वार। 7 ईयर्स ऑफ वार। अच्छा, एक्चुअली जो इसका टाइम है कहाँ से कहाँ तक है? 1754 से दिखाया जाता है और 1763 तक आप लेकर के चलते हैं, बट एक्चुअली इट वाज स्टार्टेड इन 1756। अगर आप गूगल पे भी सर्च करके देखेंगे तो 7 ईयर्स ऑफ वार का जो टाइम होगा 1754 से 1763 आपको दिखाई पड़ेगा, बट एक्चुअली इसका जो वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट आपके सामने आता है वो 1700 कब से आता है? 56 से आता है। तो 1756 टू 1763 तो टाइम आपका कितना हो जाएगा? 7 ईयर्स आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये जो वार है आपका, ये किस किस के बीच में है? तो एक तरफ आप किसको एस्टेब्लिश करने की बात करेंगे? फ्रांस, और फ्रांस के अगेंस्ट क्या होगा आपका? ब्रिटेन होगा। फ्रांस के अगेंस्ट क्या होगा आपका? ब्रिटेन होगा। और हम यहाँ पे लिख के चलेंगे कि फ्रांस डिफीटेड, पराजित हुआ, डिफीटेड बाय ब्रिटेन, डिफीटेड बाय ब्रिटेन, है ना। लेकिन इसमें कुछ और बातें आपको लेकर के चलनी है, जैसे मैं आपको लिख करके दिखाता हूं, है ना। आप ये हमेशा क्या करके चलेंगे कि इन दिस वार ब्रिटेन इन्वेस्टेड इट्स मैक्सिमम रिसोर्सेस। यानी कि इस वार में ब्रिटेन के संसाधनों का काफी बड़ा प्रयोग हुआ, उसको मैंने लिख के आपको दिखाया। इन दिस वार ब्रिटेन इन्वेस्टेड इट्स मैक्सिमम रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन ने सक्सेस को अचीव तो किया है, लेकिन वो क्या है? वो अब एक इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गया है। वो अब किस में आ गया है? वो अब एक इकोनॉमिक क्राइसिस में आ जाता है। और जब वो इकोनॉमिक क्राइसिस में आ जाता है तो अपने आप को क्या करना चाहेगा? अपने आप को बाहर निकालना चाहेगा, यानी कि अपने आप को ओवरकम कराना चाहेगा। और जब अपने आप को ओवरकम कराना चाहेगा तो हम क्या लिख करके चलेंगे, है ना? अनएथिकली ब्रिटेन imposed टैक्सेस ऑन अमेरिकन्स, है ना। इस तरीके से आप लेके चलेंगे कि जो आपका 7 ईयर्स ऑफ वार आपके सामने आएगा, इट वाज फोर्ट बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन एंड इन दिस वार फ्रांस डिफीटेड बाय ब्रिटेन। लेकिन ब्रिटेन ने क्या है, इसमें अपने जो मैक्सिमम रिसोर्सेस हैं उनका इन्वेस्टमेंट कर दिया है, क्योंकि उसने अपने मैक्सिमम रिसोर्सेस का इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो उससे क्या होगा कि जो आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट के सामने एक इकोनॉमिक क्राइसिस का ग्राउंड आ गया है। और ये जो आपका इकोनॉमिक क्राइसिस का ग्राउंड आ गया है, इससे ब्रिटेन अपने आप को क्या कराना चाहेगा? ओवरकम कराना चाहेगा। और जब वो अपने आप को ओवरकम कराना चाहेगा तो हम ये कहेंगे कि अनएथिकली ब्रिटेन इम्पोज्ड टैक्सेस ऑन अमेरिकन, यानी कि अमेरिका के लोगों पर दाएं बाएं के टैक्सेस क्या है वो थोप दिए जाएंगे। और उन टैक्सेस के बिहाफ पे क्या है, ब्रिटेन अपने आप को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से क्या है, बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो 7 ईयर्स ऑफ वार में जिस तरीके से ब्रिटेन को आर्थिक तौर पर हानि उठानी पड़ी, और उसके बाद जिस तरीके से अनएथिकली उसने अमेरिकन के लोगों पर टैक्सेस का इम्पोजिशन किया है, तो यह भी एक मेजर रीजन माना जाता है रिगार्डिंग टू द जनरेशन ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो इसका रेफरेंस क्या है, आपको इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करके चलना होता है। कोई डाउट आपको मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। चलिए, सीक्वेंस में मैंने लेके चला हूं, मैंने सीक्वेंस बनाया है ताकि आपको जो आपका ईयर है उसको कैलकुलेट करने में किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल पूरा जो आपका अमेरिकन रेवोल्यूशन आपके सामने आने वाला है वो सीक्वेंस में आएगा। जैसे, है ना, 1763 तक हम लोग आ गए हैं। अब देखिए, इसको हम कहेंगे सम अदर अनपॉपुलर लॉज।
कुछ ऐसे कानून हैं जो उस समय काफ़ी लोकप्रिय माने गए, और जो उस समय कानून काफ़ी लोकप्रिय माने गए तो उनके रिगार्डिंग भी क्या है आपको यहाँ पर क्या है एक मैं कहना चाहूँगा कि प्रॉपर आपको एक कैलकुलेशन यहाँ पे क्या है करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कैलकुलेशन हम करेंगे 1764 की एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1764 की एक कैलकुलेशन कर लेते हैं और इसको हम कहेंगे शुगर एक्ट। इसको हम क्या कहेंगे? शुगर एक्ट। शुगर एक्ट है ना। और शुगर एक्ट में क्या बताया गया कि शुगर टू बी सोल्ड ओनली टू इंग्लैंड। एक बार फिर इस बात पर जोर दिया गया कि चीनी का उत्पादन जो आपके यहाँ पे होता है तो आप चीनी को सेल आउट करने की बात जब करेंगे तो केवल इंग्लैंड को ही आप सेल आउट कर पाएंगे। रेट हम डिसाइड करेंगे और सेल आउट भी क्या है आप हम ही को करके चलेंगे। तो 1764 एडी में आपके सामने क्या आता है? शुगर एक्ट आपके सामने आता है। एक एक्ट और है जिसको हम कहते हैं क्वार्टरिंग एक्ट। क्वार्टरिंग एक्ट, और ये जो आपका क्वार्टरिंग एक्ट है ये भी कब लाया गया था? आपका 1764 एडी में ही आपके सामने आता है। 1764 में ही क्या है आपके सामने आता है। क्वार्टरिंग एक्ट में क्या है कि जो आपके अमेरिकन्स हैं, जो आपके अमेरिकन्स हैं उनको कराना पड़ेगा अवेलेबल कुछ, उनको कुछ अवेलेबल कराना पड़ेगा। एक मिनट, उनको क्या है कुछ अवेलेबल कराना पड़ेगा। और जो अवेलेबल कराना पड़ेगा उसमें हम क्या जोड़ के चलेंगे? एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, फूड एक्सेट्रा। और किसके लिए? टू द इंग्लिश सोल्जर्स। टू द इंग्लिश सोल्जर्स। ये बड़ा भद्दा मजाक किया गया था अमेरिकन लोगों के साथ। यानी कि अमेरिका में जो भी आपके ब्रिटिश सैनिक रहेंगे, बात समझना, अमेरिका में जो भी आपके ब्रिटिश सैनिक रहेंगे उनके रिगार्डिंग ये बातें हो रही हैं कि भाई जो भी आपके ब्रिटिश सैनिक हैं, है ना, अगर वो आपके घरों में आकर के ये कहते हैं कि हमें आपके घरों में रहना है और आपके घरों में खाना भी खाना है, आपके घरों में सोना है, तो आप देखो कितना भद्दा मजाक है। यानी कि हम कहेंगे कि प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है कि आप एक क्वार्टरिंग एक्ट के माध्यम से बता रहे हैं कि जब जब हमारे सैनिक आपको अप्रोच करें रिगार्डिंग टू एकोमोडेशन, रहने के संदर्भ में, रिगार्डिंग टू फूड, रिगार्डिंग टू स्लीप, रिगार्डिंग टू रेस्ट, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं अवेलेबल करा के चलनी पड़ेंगी। कितना भद्दा मजाक है। यानी कि अमेरिकन की जो आपकी प्राइवेसी है उसको बिल्कुल ही क्या है इन्फ्रिंज किया जा रहा है। तो ये तो खैर मेरे समझ में आता है, चलो ठीक है, आप अपने प्रॉफिट को देखने की बात कर रहे हो। तो अगेन आपने फिर यहाँ पे क्या क्या दिया है कि हम 1764 एडी में एक शुगर एक्ट लेकर के आते हैं और उसके बिहाफ पे हम कहते हैं कि शुगर टू बी सोल्ड ओनली टू इंग्लैंड। तो आप अपने प्रॉफिट को क्या है एनलार्ज करना चाहते हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आपने अमेरिकन की जो प्राइवेसी है उसको आपने क्या है बिल्कुल ब्रीच कर दिया एक तरीके से। तो बड़ा भद्दा मजाक है एक तरीके से। अच्छा, अगेन हम कहेंगे कि स्टाम्प एक्ट लाया गया। स्टाम्प एक्ट, और ये जो आपका स्टाम्प एक्ट है साथियों, ये भी कब लाया गया? 1764 एडी में ही लाया गया स्टाम्प एक्ट। और ये जो आपका स्टाम्प एक्ट है इसमें आपको ये कहना पड़ेगा कि भैया देखिए ऐसा है, रिगार्डिंग टू एनी डॉक्यूमेंट, रिगार्डिंग टू एनी डॉक्यूमेंट, रिगार्डिंग टू एनी डॉक्यूमेंट, लेकिन डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए? इन द फॉर्म ऑफ पेपर, इन द फॉर्म ऑफ पेपर, इन द फॉर्म ऑफ पेपर। तो हम कहेंगे रिगार्डिंग टू एनी डॉक्यूमेंट, नियम क्या बनाया गया? यू नीड टू परचेस, यू नीड टू परचेस स्टाम्प फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। यानी कि 1764 में आपके सामने क्या आ जाता है? स्टाम्प एक्ट आपके सामने आ जाता है। और स्टाम्प एक्ट के बिहाफ पे साफ साफ आपको ये बताया जाता है कि भैया कोई भी डॉक्यूमेंट है अगर वो स्पेशली पेपर की फॉर्म में है तो आपको हमारी जो रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज हैं
उनसे स्टाम्प क्या है, परचेस करना पड़ेगा। और जब आप स्टाम्प परचेस करने की बात करेंगे तो हमारी अथॉरिटीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। यानी कि फाइनेंशियली काफ़ी बर्डन डाला जा रहा था किस पर, अमेरिका के लोगों पर। तो इनको कहा जाता है सम अदर अनपॉपुलर लॉज। 1764 में शुगर एक्ट की कैलकुलेशन आपको करके चलनी है। 1764 में ही आपको क्या है, ये जो मैंने बताया क्वार्टरिंग एक्ट के बिहाफ पे आपको अपनी कैलकुलेशन करके चलनी है। और 1764 में ही जो आपकी कैलकुलेशन आएगी वो कहाँ आएगी आपकी, हाँ स्टाम्प एक्ट आपका 1765 में है भाई, सॉरी अबाउट दैट, 1765 में है। तो 1765 में ही आपकी कैलकुलेशन किसकी आएगी, 1765 में स्टाम्प एक्ट की आएगी। और स्टाम्प एक्ट में आपको साफ साफ ये बताना पड़ेगा रिगार्डिंग टू एनी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ पेपर, यू नीड टू परचेस स्टाम्प फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। और जब आप ऐसा काम करेंगे तो आपको गवर्नमेंट अथॉरिटीज को क्या है, पे करके चलना पड़ेगा। कितना बर्डन है, आप सोचो, ऑब्जर्व करना कितना बर्डन है। तो ये भी आपका क्या बनेगा, आपके एग्जामिनेशन में फैक्चुअल ग्राउंड बन के आता है। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्या आपको इस्टेब्लिश करा के दिखा दी हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जो हम आपके सामने इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं भाई, इसको आप ये समझ के चलेंगे कि यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी का पैड क्वेश्चन बनता है। यानी कि यूके ट्रिपल एससी भी कई बार यहाँ पे कैलकुलेशन करवा चुका है और यूके पीएससी जो आपका है वो भी ऑलरेडी कई बार क्या यहाँ पर साथियों कैलकुलेशन करवा चुका है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सन्स ऑफ लिबर्टी, सन्स ऑफ लिबर्टी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सन्स ऑफ लिबर्टी जो है इट वॉज द वन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज द वन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओके established, इंपॉर्टेंट रहेगा, इन 1765 AD, organized and led by Samuel Adams। और ये जो आपका सन्स ऑफ लिबर्टी होगा ये क्या करेगा, एडवोकेटेड, वकालत की, एडवोकेटेड टू यूज ऑफ वायलेंस, कोमा बायकॉट टू ब्रिटिश गुड्स। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि सन्स ऑफ लिबर्टी वाज द फीचर ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। और सन्स ऑफ लिबर्टी क्या है, इट वाज द वन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इस्टेब्लिश्ड इन 1765 AD, ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड बाय सैमुअल एडम्स, बड़ा नाम है। और क्या एडवोकेसी की है कि आपको वायलेंस का यूज़ करना पड़ेगा और जो आपको ब्रिटेन की ओर से जो अमेरिका में वस्तुएं आ रही हैं उनका आपको क्या करके चलना पड़ेगा, बायकॉट, यानी कि उनका आपको बहिष्कार करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो सन्स ऑफ लिबर्टी के बारे में ये तो आपका फैक्चुअल ग्राउंड है ही है। सन्स ऑफ लिबर्टी के बारे में एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि मान लीजिए ये आपने जियोग्राफिकल रेफरेंस लिया जहाँ पर जो आपका मॉडर्न नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पर बार बार हम लोग ये कैलकुलेशन कर पा रहे हैं कि वर्चुअली 13 कॉलोनीज आपको ब्रिटेन के क्या यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। तो यहाँ पर जो आपका सन्स ऑफ लिबर्टी है ना, इसने डिफरेंट कमिटीज़ का फॉर्मेशन किया, डिफरेंट कमिटीज़ का फॉर्मेशन करवाया गया, किसकी ओर से, सन्स ऑफ लिबर्टी की ओर से करवाया गया। और ये जो आपके डिफरेंस कमिटीज़ हैं तो हम कहेंगे विद द हेल्प ऑफ लेटर्स, हम क्या कहेंगे, इन्होंने काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट उस समय बनाया था, विद द हेल्प ऑफ लेटर्स, पत्रों की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ लेटर्स इन्होंने क्या कराया, इन्होंने जो ये 13 प्रकार की कॉलोनी है ना साथियों, इनके बीच में क्या कराया, म्यूचुअल कम्युनिकेशन कराया, इनके बीच में क्या कराया, म्यूचुअल कम्युनिकेशन कराया।
तो सन्स ऑफ लिबर्टी ने जो डिफरेंट टाइप्स की कमिटीज़ का फॉर्मेशन कराया और विद द हेल्प ऑफ लेटर्स इन 13 प्रकार के कॉलोनीज के मध्य क्या है, एक म्यूचुअल कम्युनिकेशन कराया। तो इससे अमेरिकन रेवोल्यूशन के जनरेशन के रिगार्डिंग क्या है, एक पॉजिटिव क्या बना, वहाँ पर इन्वायरमेंट बना है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है आपका किसका, अमेरिकन रेवोल्यूशन का। और पार्ट 1 में आप देखेंगे, पार्ट 1 से मैं मान के चलूंगा कि पार्ट 1 से ही अगर अमेरिकन रेवोल्यूशन वो पुट अप करता है तो पार्ट 1 से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और कल हम डिस्कस करेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन का पार्ट 2। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस आपका 4 लेक्चर मुझे आपको देने हैं और 4 लेक्चर में क्या है, जितने भी आपका रेवोल्यूशंस हैं उन सभी रेवोल्यूशन को हम लोग क्या है कैलकुलेट कर लेंगे। सो आज के लेक्चर में अमेरिकन रेवोल्यूशन का पार्ट 1 हमने डिस्कस किया है ना। थोड़ा आज कैलकुलेशन बोर्ड के माध्यम से हुई है ना। हालांकि पुरानी पद्धति है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। चीज़ें आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे, चीज़ें आपके लिए इफेक्टिव बनी होंगी और चीज़ें आपके लिए क्या रहेंगी, कैलकुलेटिव रहेंगी। 18 अगस्त को लेकर के हम आपको एक संदेश देना चाहते हैं कि मोरल डाउन आप लोग बिल्कुल भी ना करें। पेपर तो सामने है ही है, मोरल डाउन आप बिल्कुल भी ना करें। डू एंड डाई के सेंटेंस को आधार बना करके एग्जामिनेशन हॉल में ना जाएं और लगातार अपने आप को ये कहते रहें कि जो होगा देखा जाएगा, बात खत्म। मन अपना प्रसन्न रखें, कहने का मतलब ये है कि अननेसेसरी बर्डन आपके हेड पर नहीं होना चाहिए। जो बर्डन है उसको आप रिलीज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो होना है वो होना ही है। ठीक है, तो बड़े प्यार से पेपर को आपको अप्रोच करना है और हर सवाल की लैंग्वेज को क्या है आपको थोड़ा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बड़े प्यार से सवाल की डिमांड को आपको निकालना पड़ेगा, हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपकी परीक्षा के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। और रेवोल्यूशन की जिम्मेदारी तो हमने उठा ली है, हम इसको 4 लेक्चर में आपको पूरा करा देंगे। और जैसा मैंने पहले बोला था कि पूरा प्रयास ये रहेगा कि आपको परेशानी में आने की कोई आवश्यकता ना पड़े। धन्यवाद, नमस्कार।